मैं हूँ सादत हसन मंटू। उर्दू अफसाने का वो नाम जिसके बगैर अदब की तारीख अधूरी है, सादत हसन मंटू, जिन्होंने लफ्ज़ों को हकीकत का आईना बना दिया। आज की नशिस्त में हम उनके एक ऐसे ही शाहकार अफसाने जुगत की दुनिया में कदम रखेंगे, जहाँ खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। लड़कों और लड़कियों के माशकों का जिक्र हो रहा था। प्रकाश, जो बहुत देर से खामोश बैठा, अंदर ही अंदर बहुत शिद्दत से सोच रहा था, एकदम फट पड़ा। सब बकवास है। 100 में से 99 माशके निहायत ही भोंडे और लच्चड़ और बेहुदा तरीकों से अमल में आते हैं। एक बाकी रह जाता है। इसमें आप अपनी शायरी रख लीजिए या अपनी जहानत और ज़कावत भर दीजिए। मुझे हैरत है, तुम सब तजुर्बेकार हो, औसत आदमी के मुकाबले में ज़्यादा समझदार हो। जो हकीकत है, तुम्हारी आंखों से ओझल भी नहीं। फिर ये क्या हमाकत है कि तुम बराबर इस बात पर जोर दिए जा रहे हो कि औरत को राग़िब करने के लिए नरम और नाजुक शायरी, हसीन और जमील शक्ल और खुश वाज़े लिबास, इतर, लवेंडर और जाने क्या क्या खराफात की ज़रूरत है। और मेरी समझ से ये चीज़ तो बिल्कुल ही बालतर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोच कर एक स्कीम बनाने की क्या ज़रूरत है। चौधरी साहब ने जवाब दिया, हर काम करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है। प्रकाश ने फौरन ही कहा, मानता हूँ, लेकिन ये इश्क लड़ाना मेरे नज़दीक बिल्कुल काम नहीं। ये एक भाई, तुम क्यों गौर नहीं करते? कहानी लिखना एक काम है, इसे शुरू करने से पहले सोचना ज़रूरी है। लेकिन इश्क को आप काम कैसे कह सकते हैं? ये एक मेरे मतलब है, इश्क मकान बनाना नहीं है जो आपको पहले नक्शा बनवाना पड़े। एक लड़की या औरत अचानक आपके सामने आती है, आपके दिल में कुछ गड़बड़ सी होती है, फिर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो आपके साथ हो। इसे आप काम कहते हैं? ये एक हैवानी तलब है, जिसे पूरा करने के लिए हैवानी तरीके ही इस्तेमाल करने चाहिए। जब एक कुत्ता कुतिया से इश्क लड़ाना चाहता है तो वो बैठकर स्कीमें तैयार नहीं करता। इसी तरह सांड जब बू सूंघकर गाय के पास जाता है तो इसे बदन पर इतर लगाना नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर हम सब हैवान हैं। इसलिए इश्क और मोहब्बत में जो दुनिया की सबसे पुरानी तलब है, इंसानियत का ज़्यादा दखल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि शेर व शायरी, मुसव्विरी, सनम तराशी, ये सब फ़नून लतीफ़ा महज बेकार हैं। प्रकाश ने सिगरेट सुलगाया और अपना जोशे बकदर कफ़ायत इस्तेमाल करते हुए कहा, महज बेकार नहीं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब ये था कि फ़नून लतीफ़ा के वजूद की बाइस खुद औरत नहीं है, बल्कि मर्द की औरत के मुतालिक हद से बढ़ी हुई खुशफहमी है। मर्द जब औरत के मुतालिक सोचता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो चाहता है कि औरत को औरत ना समझे। औरत को महज औरत समझने से इसकी जज्बात को ठेस पहुँचती है। चुनाता वो चाहता है कि इसे खूबसूरत से खूबसूरत रूप में देखें। यूरोपीय ममालिक में जहाँ औरतें फैशन की दिलदादा हैं, इनसे जाकर पूछो कि इनके बालों, इनके कपड़ों, इनके जूतों के नित नए डिज़ाइन कौन ईजाद करता है। चौधरी ने अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में प्रकाश के कंधे पर होले से तमाचा मारा। तुम बहक गए हो यार। जूतों के डिज़ाइन कौन बनाता है? सांड गाय के पास जाता है तो इसे लवेंडर लगाना नहीं पड़ता। यहाँ बात हो रही थी कि लड़कों और लड़कियों के वही रोमान कामयाब होते हैं जो शरीफाना खतूत पर शुरू हों। प्रकाश के होठों के कोने तन से सुखड़ गए। चौधरी साहब किबला, आप बिल्कुल बकवास करते हैं। शराफत को रखिए आप अपने सिगरेट के डिब्बे में, और ईमान से कहिए वो लौंडिया जिसके लिए आप पूरा एक बरस रुमालों को बेहतरीन लवेंडर लगाकर स्कीमें बनाते रहे, क्या आपको वो मिल गई थी? चौधरी साहब ने किसी कदर सियानी होकर जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करती थी। किससे? किस उल्लू के पट्टे से? एक फेरी वाले बजाज से, जिसको ना तो गालिब के शेर याद थे, ना कृष्ण चंद्र के अफसाने, जो आपके मुकाबले में लवेंडर लगे रुमाल से नहीं बल्कि अपने मेले तहमत से नाव साफ करता था। प्रकाश हंसा। चौधरी साहब किबला, मुझे याद है आप बड़ी मोहब्बत से उसे ख़त लिखा करते थे।
उनमें आसमान के तमाम तारे नोचकर आपने चिपका दिए, चांद की सारी चांदनी समेटकर इनमें फैला दी। मगर इस फेरी वाले बज़ाज़ ने आपकी लौंडिया को, जिसकी जहनी रफ़ात के आप हर वक्त गीत गाते थे, जिसकी नफासत पसंद तबीयत पर आप मर मिटते थे, एक आंख मारकर अपने थानों की गठरी में बंधा और चलता बना। इसका जवाब है आपके पास? चौधरी मनमनाया। मेरा ख्याल है जिस खतूत पर मैं चल रहा था गलत थे। उसका नफ्सियाती मुताला भी जो मैंने किया था दुरुस्त साबित न हुआ। प्रकाश मुस्कुराया। चौधरी साहब किबला, जिन खतूत पर आप चल रहे थे यकीनन गलत थे। उसका नफ्सियाती मुताला भी जो आपने किया था 100% ना दुरुस्त था, और जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कि आपको ख़तकशी और नफ्सियाती मुताले की ज़हमत उठानी ही नहीं चाहिए थी। नोटबुक निकाल कर उसमें लिख लीजिए कि मैं 100 में 100 मक्खियाँ शहद की तरफ भागी आएंगी और 100 में 99 लड़कियाँ भोंडेपन से मायल होंगी। प्रकाश के लहजे में एक ऐसा तंज था जिसका रुख चौधरी की तरफ इतना नहीं था जितना खुद प्रकाश की तरफ था। चौधरी ने सर को जंबिश दी और कहा, तुम्हारा फ़लसफ़ा मैं कभी नहीं समझ सकता। आसान बात को तुमने मुश्किल बना दिया। तुम आर्टिस्ट हो, नोटबुक निकाल कर ये भी लिख लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं। मुझे बहुत तरस आता है उन पर। कम बख्तों की बेवकूफ़ी में भी खुलूस होता है। दुनिया भर के मसले हल कर देंगे, पर जब किसी औरत से मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि एक गज़ दूर खड़ी औरत तक पहुंचने के लिए पिशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर सोचेंगे वो औरत आंखों से ओझल कैसे हो गई। चौधरी साहब किबला, निकालिए अपनी नोटबुक और ये लिख लीजिए कि आप अव्वल दर्जे के चुगत हैं। चौधरी खामोश रहा और मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि प्रकाश चौधरी को आईना बनाकर उसमें अपनी शक्ल देख रहा है और ख़ुद को गालियाँ दे रहा है। मैंने उससे कहा, प्रकाश ऐसा लगता है चौधरी के बजाय तुम अपने आप को गालियाँ दे रहे हो। खिलाफ तोका उसने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और यानी मैं भी जब 2 और 2 4 बनते हैं तो खुश नहीं होता। मैं भी किबला चौधरी साहब की तरह अमृतसर के कंपनी बाग में औरत से मिलकर फेरियर मिल से पिशावर जाता हूँ और वहाँ आंखें मल मल के सोचता हूँ मेरी महबूबा गायब कहाँ हो गई। ये कहकर प्रकाश खूब हंसा। फिर चौधरी से मुखातिब हुआ, चौधरी साहब किबला हाथ मिलाइए, हम दोनों फसड्डी घोड़े हैं। इस दौड़ में सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि इसे दौड़ना है। ये नहीं कि काम और वक्त का सवाल हल करने बैठ जाएं। इतने कदमों में इतना फासला तय होता है तो उतने कदमों में कितना फासला तय होगा। एक ज्योमेट्री है ना अलजबरा, बस बकवास है। इसलिए इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास ही से मदद लेनी चाहिए। चौधरी ने उकताए हुए लहजे पर कहा, क्या बकवास करते हो यार? तो सुनो। प्रकाश जमकर बैठ गया। मैं तुम्हें एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। 2 बरस हुए वो एक ज़रूरी काम से चंपा गया। 2 रोज़ के बाद लौटकर उसे डलहौज़ी चला जाना था। उसके फ़ौरन बाद अमृतसर पहुँचना था, मगर 3 महीने तक वो लापता रहा। ना उसने घर खत लिखा ना मुझे। जब वापस आया तो उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि वो 3 महीने चंपा में ही था। वहाँ की एक खूबसूरत लड़की से उसे इश्क हो गया था। चौधरी ने पूछा, नाकाम रहा होगा? प्रकाश के होठों पे मायने खेज मुस्कुराहट पैदा हुई। नहीं, वो कामयाब रहा। ज़िंदगी में उसे एक शानदार तजुर्बा हासिल हुआ। 3 महीने वो चंपा की सर्दियों में ठिठरता और उस लड़की से इश्क करता रहा। वापस डलहौज़ी आने वाला था कि पहाड़ी की एक नदी पर उस काफिर जमाल हसीना से उसकी मुठभेड़ हुई। तमाम कायनात सुकड़ के उस लड़की में समा गई और वो लड़की फैलकर वालेहाना वसत इख्तियार कर गई। उसको मोहब्बत सी हो गई थी। किबला चौधरी साहब सुनिए, 15 दिनों मतवातर वो गरीब अपनी मोहब्बत को चंपा की एक पस्ता फिजा में दिल में अंदर दबाए छुप छुप कर दूर से उस लड़की को देखता रहा, मगर उसके पास जाकर उससे हम कलाम होने की हिम्मत न कर सका। हर दिन गुजरने पर वो सोचता कि दूरी कितनी अच्छी चीज़ है। ऊंची पहाड़ी पर वो बकरियां चरा रही है, नीचे सड़क पर इसका दिल धड़क रहा है। आंखों के सामने ये शायराना मंजर लाइए और दाद दीजिए। उस पहाड़ी पर आशिक सादिक खड़ा है,
दूसरी पहाड़ी पर उसकी समी बदन महबूबा, दरमियान में शफाफ पानी वाला नाला बह रहा है। सुबहान अल्लाह, कैसा दिलकश मंजर है। चौधरी साहब किबला, चौधरी ने टोका, बकवास मत करो, जो वाक़या है उसे बयान करो। प्रकाश मुस्कुराया। तो सुनिए, 15 रोज़ तक मेरा दोस्त इश्क के ज़बरदस्त हमले के असरात दूर करने में मसरूफ़ रहा और सोचता रहा कि उसे जल्दी वापस चला जाना चाहिए। उन 15 दिनों में उसने कागज़ पेंसिल लेकर तो नहीं, लेकिन दिमाग में उस लड़की से मोहब्बत का कई बार जायज़ा लिया। लड़की के जिस्म की हर चीज़ उसे पसंद थी, लेकिन ये सवाल दरपेश था कि उसे हासिल कैसे किया जाए। क्या एकदम बगैर किसी तारुफ के वो इससे बातें करना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता था? क्यों वो कैसे नहीं सकता था? मगर फ़र्ज़ कर लिया जाए उसने मुंह फेर लिया, जवाब दिए बगैर अपनी बकरियों को हाँकती पास से गुजर गई। जल्दबाजी कभी बार आवर नहीं होती, लेकिन उससे बात किए बगैर उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? एक तरीका है, वो ये कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की जाए, उसको अपनी तरफ राग़िब किया जाए। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि राग़िब कैसे किया जाए? हाथ से इशारा? नहीं, बिल्कुल पहुँचे। सो किबला चौधरी साहब, हमारा हीरो इन 15 दिनों में यही सोचता रहा। 16वें दिन अचानक बावली पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो के दिल की पाँचें खुल गईं, लेकिन टांगें कांपने लगीं। आपने अब टांगों के मुतालिक सोचना शुरू किया, लेकिन जब मुस्कुराहट का ख्याल आया तो अपनी टांगें अलग कर दी और उस लड़की की पिंडियों के मुतालिक सोचने लगा, जो उठी हुई खकड़ी में से उसे नजर आई थी। कितनी सडोल थी, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो इन पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ फिर सकेगा। 15 दिन और गुजर गए। उधर वो मुस्कुराकर पास से गुजरती रही, इधर हमारे हीरो साहब जवाबी मुस्कुराहट की रिहर्सल करते रहे। 1.25 महीना हो गया और इनका इश्क सिर्फ होंठों पर ही मुस्कुराता रहा। आखिर एक दिन खुद उस लड़की ही ने मोहरे खामोशी तोड़ी और बड़ी अदा से एक सिगरेट मांगा। आपने सारी डिबिया हवाले कर दी और घर आकर सारी रात कपकपाहट पैदा करने वाले ख्वाब देखते रहे। दूसरे दिन एक आदमी को डलहौजी भेजा और वहाँ से सिगरेटों के 15 पैकेट मंगवाकर एक छोटे से लड़के के हाथ अपनी महबूबा को भिजवा दी। जब उसने अपनी झोली में डाले तो आपके दिल को दूर खड़े बहुत मुसरत महसूस हुई। होते होते वो दिन भी आ गया जब वो दोनों पास बैठकर बातें करने लगे। कैसी बातें? किबला चौधरी साहब बताएं, हमारा हीरो क्या बातें करता था उससे? चौधरी साहब ने उसको उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, अबे मुझे क्या मालूम। प्रकाश मुस्कुराया, मुझे मालूम है किबला साहब। घर से चलते वक्त वो बातों की एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार करता था। मैं उससे ये कहूँगा, जब वो नाले के पास कपड़े धोती होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसकी आंखें मीच लूँगा, फिर उसकी बगलों में गुदगुदी करूँगा। लेकिन जब उसके पास पहुँचता और आंखें मीचते और गुदगुदी करने ख्याल आता तो उसे शर्म आ जाती। क्या बचपना है। और वो इससे कुछ दूर हटकर बैठ जाता और भेड़ बकरियों की बातें करता रहता। कई दफ़ा उसे ख्याल आया कि कब तक ये भेड़ बकरियाँ उसकी मोहब्बत चढ़ती रहेंगी। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए और अभी तक वो इसके हाथ तक नहीं लगा सका। मगर वो सोचता कि हाथ लगाए कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए। लेकिन फिर इसे ख्याल आ जाता कि बहाने से हाथ लगाना बिल्कुल बकवास है। लड़की की तरफ से इसे खामोश इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो इसके बदन के जिस हिस्से को भी चाहे हाथ लगा ले। अब खामोश इजाज़त का सवाल आ जाता, उसे कैसे पता चल सकता है कि उसने खामोश इजाज़त दे दी है? किबला चौधरी साहब उसका खोज लगाते लगाते 15 दिन और गुजर गए। प्रकाश ने सिरकट सुलगाया और मुंह से धुआं निकालते हुए कहने लगा, इस दौरान में वो काफ़ी घुल मिल गए थे, लेकिन इसका असर हमारे हीरो के हक में पूरा हुआ। दौरान गुफ्तगू में उसने उस लड़की से अपने ऊंचे ख़ानदान का कई बार जिक्र किया था। अपने उबाश दोस्तों पर कई बार लानतें भेजी थी, जो पहाड़ी देहातों में जाकर गरीब लड़कियों को ख़राब करते थे। कभी दबी ज़बान में, कभी बुलंद बांग अपनी तारीफ भी की थी। अब वो कैसे इस लड़की पर अपनी शहवानी ख्वाहिश जाहिर करता? जाहिर है कि मामला बहुत टेढ़ा और पेचीदा हो गया है, मगर उसका जज्बा इश्क सलामत था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि एक रोज़ खुद लड़की ही अपना आप थाली में रखकर उसके हवाले कर देगी। इस उम्मीद में कुछ दिन और बीत गए। एक रोज़ कपड़े धोते धोते लड़की ने जब हाथ साबुन से भरे हुए थे तो उससे कहा, तुम्हारी माचिस ख़त्म हो गई है, मेरी जेब से निकाल लो।
ये जेब उसकी छाती के उभार के ऊपर थी। हमारा हीरो झेप गया। लड़की ने कहा, निकाल लो ना। थोड़ी सी हिम्मत करके उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियां बड़ी एहतियात से इसकी जेब में डाली। माचिस बहुत नीचे थी। घबराया कहीं और ना जाए टकराए, चुनाचा बाहर निकाल ली और अपनी खाली माचिस से तीली निकालकर सिगरेट सुलगाया और लड़की से कहा, तुम्हारी जेब से माचिस फिर कभी निकालूंगा। ये सुनकर लड़की ने शरीर नज़रों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो ने आधा मैदान मार लिया। दूसरा आधा मारने के लिए वो इसकी में सोचने लगा। एक रोज़ सुबह सवेरे नाले के उस तरफ बैठा, दूसरी तरफ नदी पर उस लड़की की बकरियां चराते देखता रहा और उसकी उभरी हुई जेब के माल पर गौर कर रहा था कि नीचे सड़क पर बावली के पास एक मोटर लारी रुकी। सिख ड्राइवर ने बाहर निकलकर पानी पिया और उस लड़की की तरफ देखा। मेरे दिल में एक जलन सी पैदा हुई। बावली की मुंडेर पर खड़े होकर उस मोबाइल आयल से लथेड़े हुए सिख ड्राइवर ने एक बार फिर सावित्री की तरफ देखा और अपना गलीज हाथ उठाकर उसे इशारा किया। मेरे जी में आई पास पड़ा हुआ पत्थर उस पर लड़का दूं। इशारा करने के बाद उसने दोनों हाथ मुंह के इधर उधर रखकर निहायत ही भोंडे तरीके से पुकारा, ओ जानी, मैं सदके आऊं। मेरे तन बदन में आग लग गई। सिख ड्राइवर ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरा दिल घुटने लगा। चंद मिनटों ही में वो हरामजादा उसके पास खड़ा था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर उसने कोई बदतमीजी की तो वो छड़ी से उसकी ऐसी मुरम्मत करेगी कि सारी उम्र याद रखेगा। मैं उधर से निगाह हटाकर उस मुरम्मत के बारे में सोच रहा था कि एकदम दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं भागा सड़क की तरफ। बावली के पास पहुंचकर सोचा, क्या हमाकत है, तशवीश कैसी। लेकिन फिर ख्याल आया कहीं वो उल्लू का पट्टा दराज दस्ती न कर बैठे। इसलिए पहाड़ी पर तेजी से चढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी, जगह जगह खारदार झाड़ियाँ थीं, आगे बढ़ना पड़ता था। बहुत दूर ऊपर चला गया पर वो दोनों कहीं नजर न आए। हाँफते हाँफते मैंने अपने सामने की झाड़ी पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। क्या देखता हूँ, झाड़ी के दूसरी तरफ पत्थरों पर सावित्री लेटी है और उस गलीज ड्राइवर की दाढ़ी उसके चेहरे पर बिखरी हुई है। मेरे जिस्म के सारे बाल जल गए। 1 करोड़ गालियाँ उन दोनों के लिए मेरे दिल में पैदा हुई, लेकिन एक नुक्ते के लिए सोचा तो महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा चुकत मैं हूँ। उसी वक्त नीचे उतरा और सीधा लारियों के अड्डे का रुख किया।